मेरे चैनल माई लाइफ माई वे पर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्वयं प्रकाश की और एक कहानी जिसका शीर्षक है बेमकान। और इस कहानी को पढ़ते हुए आप समझ जाएंगे कि इसमें किस समस्या को उन्होंने उजागर करने की कोशिश की है। इस कहानी में स्वयं प्रकाश ने उपेक्षित के दर्द को चित्रित किया है, जबकि इस भेदभाव के दर्द को जो भोगता है वो ही समझ सकता है। पर स्वयं प्रकाश की हर कहानी दूसरों के भावात्मक पीड़ा को पाठक तक हूबहू पहुंचाने में सफल रहती है। ऐसा लगता है जैसे उस दर्द को उन्होंने खुद ही भोगता हो। किसी खास धर्म अथवा जाति के लोगों के बारे में एक धारणा सी बना ली जाती है और उसे उसी तुला पर तौला जाता है, जबकि जो लोग अपनी ऊंची सोच से इन सारी धारणाओं को ध्वस्त करते हैं उन्हें इस भेदभाव के कारण आहत होना पड़ता है। पर ऐसे लोगों को समझने की कोशिश कोई नहीं करता, करना भी नहीं चाहता। सभी एक ढर्रे पे चलते हैं और दूसरे के बारे में जो एक धारणा लोगों ने निश्चित कर लिया है या कहें स्वार्थवश लोग उस धारणा से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। कहने को तो पाश्चात्य सभ्यता की नकल करते हैं पर सोच वही पुरानी रखते हैं, तो उस पर चोट करती है यह कहानी स्वयं प्रकाश की। आइए इस कहानी को हम पढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह उन्होंने चित्रित किया है समस्या को। जैसी कि सरकार की आदत थी, सरकार ने इस छोटे से कस्बे में भी अपना बड़ा सा कार्यालय खोलकर वहां अपने तथाकथित बदमाश और निरीह कर्मचारियों को स्थानांतरित कर दिया था। यानी बदमाश उसे कहा गया है जो शायद काम में बदमाशी करते हों और निरीह उन्हें कहा गया है जो विरोध ना करें। तो इस छोटे से जगह पर कस्बा जिसे कहें वहाँ बड़ा सा कार्यालय सरकार ने खोल दिया और अपने इस तरह के कर्मचारियों को वहाँ पर स्थानांतरित कर दिया, यानी उनका तबादला कर दिया। और इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं की कि ये भले आदमी रहेंगे कहाँ, इनके बच्चों के लिए स्कूल और इनकी हारी बीमारी के लिए वहाँ अस्पताल है भी या नहीं, आदि आदि। केंद्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय, तरनताल अखाड़ा, बाल उत्थान और पालना घर की बात तो किसी और देश की होगी और सरकार सोचती होगी। बड़े पुण्य तप किए होंगे वहाँ के लोगों ने, लेकिन कर्मचारी थे कि आते थे और रहते थे। ऐसी जगह पर भी कर्मचारी आ रहे थे, रह रहे थे और अब आ ही रहे थे और रह ही रहे थे। फिर क्या पागल कुत्ते ने काटा था जो सरकार आगे कुछ सोचती? क्योंकि कोई विरोध ही नहीं करेगा, आराम से सभी समझौता करते जाएंगे, तो सरकार को क्या जरूरत पड़ी है कि वह आगे कुछ सोचती। ऐसे ही एक बदनसीब कर्मचारी थे मोहनलाल जी आर्य, जिसे तबादला करवाने या रुकवाने के लिए ना गिड़गिड़ाना आता हो न रिश्वत देना, और तो और जिसने अपने अनुसूचित जाति का होने का फायदा लेने तक से इनकार कर दिया, उसे क्या कहिएगा। यानी मोहनलाल जी अनुसूचित जाति के थे, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठाया। तो फिर इस तरह से तबादला रुकवाने के बारे में वे गिड़गिड़ाए थे कैसे? मोहनलाल जी छोटे कद के, गोरे, छरहरे, खूबसूरत और मुस्कुराते हुए इंसान थे, जिसे देखकर कोई भी नहीं सोच सकता था कि यह आदमी भीतर से इतना तपा हुआ होगा। जैसे ईंट का भट्टे के काम से ही जिंदगी शुरू की थी मोहनलाल जी ने। घर में चमड़े का काम होता था, सुअर पाले जाते थे और बड़े घरों की जूठन खाई जाती थी। खिलाफ हवाओं के बावजूद पढ़ते और बढ़ते मोहनलाल जी टेरिकॉट की पतलून और बच्चों की किंडरगार्टन तक पहुंचे थे। टेलीफोन एक्सचेंज में मैकेनिक होना कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं, लेकिन जिसने हर रोज अपने बाप को बैल के जुए में जूतते और माँ को मुट्ठल सेठानियों के आगे एक कटोरा छाछ के लिए गिड़गिड़ाते और बहन को घड़ी खंबा पशु हवस से भयभीत होकर कुएं में छलांग लगाते और भाई को अपने स्कूल मास्टर की गंदी चड्डियां और उसकी लुगाई के मैले कपड़े धोते देखा हो, जिसकी किताब रोज फाड़ दी जाती हो, जिसकी पढ़ाई के ऐब को रोज गंदी गालियां दी जाती हो, जिसकी माँ काकाओं द्वारा रोज पीटी जाती हो, जिसका बाप सिर्फ नशे में बच्चों से प्यार करता हो, जिसके घर वाले मुर्दा जानवर का मांस खाकर राक्षसों की तरह किलकारियां भरने लगते हों, जिन्हें सवर्णों के साथ कंचे खेलने और उन्हें हरा देने के अपराध में पेड़ से उल्टा टांग दिया जाता हो। सवर्णों यानी ऊंची जातियों के लड़के। उसके लिए तो टेलीफोन एक्सचेंज में मैकेनिक होना भी कलेक्टरी कमिश्नरी पास करने से कम नहीं।
इसलिए इस सभ्य मुस्कुराहट के पीछे एक तपा हुआ ईंट का भट्ठा लपटे उगल रहा है। इसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मोहनलाल जी को 1.5 महीना हो चुका है इस कस्बे में स्थानांतरित होकर आए, और उसी दिन से ड्यूटी के अलावा सारा समय मकान की तलाश में भटकते ही गुजरता है। आए तो घर गृहस्थी का सारा सामान साथ लेकर आए, परिवार भी लेकर आए। नहीं लाते तो परिवार को कहाँ छोड़ते। बहुत नाम सुना था इस कस्बे का, अनाज की काफी बड़ी मंडी है, लेकिन बस यही उनसे चूक हो गई। क्योंकि मंडी में दुकानें होती हैं, गोडाउन होते हैं, घर नहीं। बाजार बनता जा रहा है सारा देश, इसमें समाज कहाँ है। शगुन ही खराब हो गया। 3 रोज सारा सामान, सारा परिवार ऑफिस के रिटायरिंग रूम में पड़ा रहा। 2 टूटी झंगोली खटिया, एक खड़खड़ पंखा, कुछ चिकट पर्दे और फर्श पर बीड़ी सिगरेट के ठुड्डे। एक कोने में किसी लाइनमैन पार्टी के गैती, फावड़े, ब्रैकेट, इंसुलेटर और इन पर झपकी सी लेती एक खाली लुढ़की पड़ी बोतल। कुछ दिनों के बाद स्टाफ को भी असुविधा होने लगी। पत्नी सुबह चोटी पट्टी कर दिन भर सिकुड़ी सी बैठी रहती। बच्चे सहमे से आपस में ही खेलते मुस्कुराते रहते। अल सुबह वे लोग नीचे नल पर जाकर नहा आते। दोपहर मोहनलाल जी होटल से टिफिन ले आते। रात में बत्ती बुझा फर्श पर दरी बिछाकर वे लोग सो जाते। लेकिन ऐसा भी कितना दिन चलता है। पत्नी कितने दिन सबके मैले कपड़े संदूक में ठूसती जाती। नाइट ड्यूटी वाला स्टाफ कब तक स्विच रूम या बरामदे में 2 कुर्सियां जोड़कर रात काटता। तीसरे दिन सहकर्मी कुरैशी जी ने फिर कहा था, मेरे घर चले चलो। जब तक मकान नहीं मिलता, जैसे भी रहेंगे रह लेंगे, यहाँ कब तक पड़े रहेंगे। स्टाफ कुछ ना भी बोले, पर बच्चों को तो असुविधा होती ही है। और मान लो किसी दिन AEN आ गए घूमते घूमते और इस तरह से देख लिया जो कि लीगल नहीं था, तो इनकी नौकरी पर भी आफत आ सकती थी। लेकिन मोहनलाल जी कुरैशी जी के घर नहीं गए। एक परिवार के पास कितने कमरे होते हैं आजकल, कितनी दरियां होती हैं, कितने बर्तन होते हैं, कितने मटके होते हैं, कितनी शक्कत, कितनी धीरज होती है, कितनी पर दुख का तरता। ट्रेन में कोई सही यात्री कहे अगर कि आइए साहब भोजन कीजिए, तो क्या कहा जाता है कि हाँ लाइए डिब्बा इधर ही ले आइए। क्या ये मुमकिन है? यह सब मोहनलाल जी ने ना सोचा हो, कुछ और सोचा हो सकता है कुछ सोचा ही ना हो, आदतवश संकोच कर गए हों। कुरैशी जी से भी कोई पुरानी दोस्ती तो थी नहीं, यहीं आकर परिचय हुआ था और वे खुद एक कमरे, एक रसोई वाले मकान में किसी तरह परिवार लेकर पड़े थे। जो भी हो, मोहनलाल जी कुरैशी जी के यहाँ नहीं गए। किया उन्होंने यह कि अपना सामान कुरैशी जी के यहाँ भिजवा दिया और सैटरडे संडे का ऑफ लगवा कर परिवार को अपने साढ़ू के पास मेड़ता छोड़ाए। साढ़ू का चाल चलन ठीक नहीं, उनकी पत्नी खुद कहती है, लेकिन अब क्या किया जाए। कस्बा कुछ साल पहले तक गांव था और अब हड़बड़ाकर शहर हो जाने की कोशिश कर रहा था। सारा देश प्रगति कर रहा था, कस्बा बेचारा क्या करता। मकानों की वहाँ कमी नहीं थी, बल्कि आलीशान मकान थे जिन पर किसी पर छोगलिया भवन या पुंगलिया मेंशन या गमनीबाई निवास जैसे सुंदर नाम भी निहायत सुरुचिपूर्ण रंगों में लिखे हुए थे। लेकिन ये मकान किराए पर देने के लिए नहीं थे। जब कस्बे की खबर खबर देखकर सरकार चौंकी और उसने यहाँ अपने दफ्तर खोलना और मुलाजिमों को भेजना चालू किया, तो कस्बे के स्थापत्य संसार में एक छोटी मोटी क्रांति जैसी आ गई। कुछ पीटे हुए परचुनियों, रिटायर्ड अध्यापकों और निठल्ले वकीलों ने अपने घर का एक अहाता कोना या उपेक्षित कमरा किराए के निमित्त पुनर्निर्मित कर डालने की प्रथा का श्री गणेश किया। यानी उन्होंने एक अहाता जो उनका कमरा पड़ा हुआ था, उपेक्षित था, उसे ठीक ठाक कराने शुरू कर दिया, क्योंकि सरकारी जो कर्मचारी आ रहे थे वे किराए पर उन्हें ले सकते। लेकिन इसके बावजूद परदेशियों को जगह देने की अपनी एक जोखिम थी। उनमें से कुछ ने मकान मालिकों की तथाकथित बच्चियों को प्रेम पत्र लिखना शुरू कर दिया और कुछ किराया खाकर भाग गए। इसलिए कुल मिलाकर मकान किराए पर देना यहाँ पर बुरा माना जाने लगा। सरकार को दफ्तर भी किराए की इमारतों में चलाने का शौक था। कर्मचारियों की आवासीय कॉलोनी की तो बात ही छोड़िए, यहाँ कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता भी नहीं मिलता था, क्योंकि सरकार का विचार था कि मकान का किराया तो सिर्फ शहरों में लगता है,
गांव कस्बों में तो मकान ऐसे ही मिल जाया करते हैं। दिल्ली कस्बों के बारे में सामान्यतया ज्ञान इतना ही ज्ञान रखती है, यानी दिल्ली के लोग, सरकार कस्बों के बारे में इतना ही ज्ञान रखती है कि वहाँ पर किराया देना नहीं पड़ेगा, यूं ही मकान मिल जाते हैं। इसलिए जो कर्मचारी थे सभी मुश्किल में थे और सब मिलकर मोहनलाल जी के लिए सर छुपाने लायक जगह ढूंढने में लगे हुए थे। 2-3 रोज कुरैशी जी साथ गए मकान ढूंढने। मकान चाहिए। सवाल आता, कौन है? मोहनलाल जी हमारे यहाँ मैकेनिक हैं, ट्रांसफर होकर आए हैं। अगला कहता, हाँ हाँ, लेकिन है कौन? जी हरिजन हूँ, मेघवाल। और बस यहीं आकर बात टूट जाती। अचानक सेठ जी को कोई काम याद आ जाता, मकान की मरम्मत करानी होती या अगले महीने उनके किसी रिश्तेदार की उसमें शादी होती या उन्होंने अभी कल ही वह मकान किसी बैंक वाले को देने का वादा कर लिया होता। यानी ये सारी बहानेबाजी शुरू हो जाती यह सुनकर कि मोहनलाल जी हरिजन हैं और मेघवाल हैं। कुछ मकान जो देखे भी वे मकान नहीं थे। उन्हें डरबा या गुफा या बिल भी नहीं कहा जा सकता था। उन्हें कमरा कहना भाषा की दृष्टि से भी मजबूरी थी, हद से हद। उन्हें कोठरी कहा जा सकता था। अक्सर ऐसी कोठरियों में एक ही दरवाजा होता और खिड़की या रोशनदान एक भी नहीं होता। बिजली की फिटिंग तो होती लेकिन कनेक्शन अभी नहीं लिया होता। नल लगवाने की इच्छा तो होती, गुंजाइश नहीं होती। लैट्रिन और बाथरूम एक फालतू का चोचला होता जिसे बनवाने के मकान मालिक ने कभी जरूरत ही नहीं समझी। ऐसा ही एक कमरा एक दिन मोहनलाल जी ने देखा और पसंद भी कर लिया। 10 फुट बाय 10 फुट के उस कमरे में 3 तरफ दीवारें थीं और चौथी तरफ लोहे की जाली थी। लेटरिन के लिए जंगल सिर्फ 4 गलियों पास था और पीने के लिए मोहल्ले का सार्वजनिक कुआं सिर्फ आधा किलोमीटर दूर। कमरे के बाहर कीचड़, कोंडा और मच्छर बदबू का एक अखंड डबरा भरा हुआ था। कुरैशी जी ने बताया कि वहां कोने में एक गड्ढा खोदा जा सकता है जिसमें दिन भर का घर का गंदा पानी जमा होता रहेगा और रात को उसे मग या डब्बे से उचीक कर गली में फेंक कर उस गड्ढे को दूसरे दिन के लिए खाली किया जा सकता है, जैसे दूसरे कर रहे हैं। लेकिन मान लो दिन में किसी को पेशाब लगे या किसी को दस्त ही लग जाए या नहाना हो। यानी कि कुरैशी जी यह बता रहे थे कि वह गड्ढा इन सारे कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सारी बातें कुरैशी जी खुलकर तो बता नहीं सकते थे। नहीं, वे मैनेज कर लेंगे, मोहनलाल जी ने कहा और उसके बाद पूछा, किराया? 100 रुपए, बिजली का अलग, 2 महीने का एडवांस भी देना होगा। अब इस बात पर कुरैशी जी भड़क गए। अभी 4 साल पहले आपने अपने बरामदे में दीवार खड़ी करके या कोठरी बनाई थी, तब इसका किराया था सिर्फ 20 रुपए। भैया, किराएदार की बहुत झंझट है, लाइट चाहिए, पानी चाहिए, बाथरूम चाहिए, जगह जगह कीले ठोकेगा। परदेसी आदमी को मकान दो और किराया खाकर भाग जाए तो करम फोड़ो अपना। किसी व्यापारी को देंगे तो यह रायड़ा या गुड़ की बोरियां भर देगा। कोई झंझट नहीं और साल भर का भाड़ा पेश गिरेगा। अभी परसों ही मुन्ना लाल कपूरचंद पूछ रहे थे। लेकिन मोहनलाल जी को यह भी मंजूर था। यह लीजिए एडवांस। फिर ऐसा हुआ कि तीसरे दिन एडवांस दिया हुआ पैसा वापस भिजवा दिया गया। क्यों? बहाना किया गया कि हमें क्या पता, इनके यहाँ टेलीफोन नहीं लगेगा, हम तो इसी लालच में दे रहे थे, वरना लोग तो 150 तक देने को तैयार है। यह सचमुच बहाना किया गया था। मोहल्ले वालों ने मकान मालिक को धमकाया था कि उस ढेड़ यानी छोटी जाति का जो मेहवाल थे मोहनलाल जी, उनके बारे में कहा गया, को मकान दिया तो उसे कुएं से पानी भरने नहीं देंगे और तुझे भी न्यात बाहर कर देंगे। सारा आचार विचार भूल गया। ऐसी भी क्या लालच, मति भ्रष्ट हुई है साले की। हरिजन को मकान देगा, यानी जो मकान देने के लिए हरिजन को तैयार हुआ था उसी की दुर्गति समाज द्वारा कर दी गई। और ये सारी बातें सुनकर ही जब उनको सिर्फ इसलिए मकान नहीं दिया जा रहा था या उनसे भेदभाव किया जाता था कि वे हरिजन थे, ऐसे ही क्षणों में ऐसे लोगों की आत्मा तपने लगती है और उनके दिल से ये आवाज़ निकलती है, अरे सालों, क्या मैं चमड़े का काम कर रहा हूँ? क्या मैं मरा जानवर खा रहा हूँ? क्या मैं दारू पीकर घरवाली को पीट रहा हूँ? क्या मेरे बच्चे गालियाँ बक रहे हैं?
वह नरक तो मैं कब का छोड़ आया। मैंने ईंट भट्ठे पर काम किया है, घरों में पुताई की है, मूंग की रेसिपी बांटी है, अलमारी पलंग के कारखाने में काम किया है। इसमें ऐसा क्या है जिसकी छूत से तुम बचते हो? कुत्तों सालों, क्या मेरा खून तक नहीं बदल गया होगा इतने सालों में? क्या मुझसे किसी ने पूछा था पैदा होने से पहले कि तू किस जाति में पैदा होना चाहता है? और तुम क्या सालों किसी और तरह की दुनिया से आए हो? ये लाइनें जो हमने पढ़ी, यह एक दुखी व्यक्ति की दिल की आवाज है। मोहनलाल जी दिन भर की परेशानी, हताशा और अपमान के बाद सोते हैं तो बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं। बदन पसीने से भीगता रहता है, मुट्ठियां भींचने लगती हैं, बड़बड़ाने लगते हैं, बुरे बुरे सपने देखने लगते हैं, चौंक कर उठ जाते हैं और पानी पेशाब करते हैं। अगले ही हफ्ते बच्चे से चिट्ठी लिखवाई थी घरवाली ने। लिखा था, जीजा तंग करते हैं, बड़की समझती है मैं उसका पति छीनने आई हूँ, बच्चों को रोटी भाजी के लिए भी तरसाती है। उसके बच्चे कुल्फी चाट खाते हैं, हमारे बच्चों के कपड़े इनके बच्चे बगैर पूछे पहन लेते हैं, मैले कर देते हैं, फाड़ लाते हैं। इनके बच्चे हमारे बच्चों को गंदी गंदी बातें सिखाते हैं। जैसे भी हो जल्दी से आकर ले जाइए। इतना बड़ा शहर है, एक कमरा भी अब तक नहीं मिला होगा। किराया देंगे, कोई मुफ्त में तो रहेंगे नहीं। आप अच्छी तरह ढूंढिए, साथ वालों से कहिए या फिर अफसरों से कहकर वापस पुरानी जगह पलटी करवा लीजिए। यह उनकी पत्नी ने लिखा था। इसके बाद एक अध्यापक के 2 मंजिल मकान के तलघर में एक कमरा खाली था। वहां देखने गए मोहनलाल जी मकान। अध्यापक महोदय उस समय 15-20 बच्चों को एक साथ ट्यूशन दे रहे थे और इतने ही विद्यार्थी बाहर दूसरे बैच के लिए बैठे थे। पत्तेदार जांघिया, मैली चिकट बनियान, थुल-थुल शरीर, गंजी खोपड़ी और आंखों पर मोटा चश्मा। भाई चाहे तो देख लीजिए, लेकिन हम तो ब्राह्मणों के अतिरिक्त किसी को मकान देते ही नहीं, यह मास्टर साहब ने कहा। क्यों? उनमें क्या अच्छाई होती है और मुझ में क्या बुराई है? किराया वे भी देंगे, मैं भी दूंगा। मोहनलाल जी कह रहे हैं यहाँ पर 2-4 ज्यादा ही दूंगा। कोई शिकायत का मौका दूं तो कहिएगा। मोहनलाल जी ने बहस करने की कोशिश की। यह तो व्यापारी नहीं है, अध्यापक है, यह पढ़ा लिखा है, यह तो बात सुनेगा और समझेगा। यह सोचकर उन्होंने बहस किया। अध्यापक महाशय चौंके। इतना दुस्साहसी किराएदार कभी नहीं देखा था उन्होंने। उनका विचार था कि किराएदार तो घिघियाता, खीसे निपोड़ता ही अच्छा लगता है। देखिए, अस्पष्ट बात तो यह है कि मैं जाति प्रथा का बिल्कुल कायल नहीं हूँ। छुआछूत को तो एकदम में अपराध समझता हूँ। अस्पष्ट बात तो यह है कि इस समय जो भीतर दरी पर पढ़ रहे हैं मेरे विद्यार्थी, उनमें भी 2 हरिजन जाति के हैं। पर क्या है भैया कि हमारी पत्नी जो है बहुत सफाई पसंद है। अंडा, मांस, बीड़ी, सिगरेट, कूड़ा करकट, किसी भी तरह की चीज उन्हें बर्दाश्त नहीं। और वे ठहरी हाई बीपी की मरीज। और चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हमारे पूर्वज भी कोई भूसा तो खाते नहीं थे। कि संस्कार तो भैया ऐसी वस्तु होती है कि उसमें आप क्या कीजिएगा और मैं क्या करूँगा, कोई भी क्या करेगा। तो मेरा निवेदन यही है कि आप कुरैशी जी के साथ आए हो तो यह तो बड़े भले आदमी हैं बेचारे। एक आध बार जयपुर काम पड़ गया तो इन्होंने फौरन हमारा कॉल लगवा दिया। तो आप इन्हीं के आसपास कोई कमरा देख ले तो बहुत अच्छा रहेगा, माने आप लोगों को। यानी यहाँ पर सीधे सीधे उस अध्यापक ने इनकी जाति के ऊपर कटाक्ष किया और उन्हें मुसलमानों की बस्ती में ही घर लेकर, मकान लेकर रहने की सलाह दे डाली। अपमानित होना, बेवजह बेकसूर प्रताड़ित होना मोहनलाल जी के लिए कोई नई बात नहीं। लेकिन हर बार जब उन्हें लगता है कि वह उस रेचेडनेस से बाहर आ गए हैं और उन्हें वहीं घसीट कर पटक दिया जाता है। कोई भरते घाव में बार बार गर्म सलाख घुसेड़े। क्यों? यह सब उनके साथ ही क्यों होता है? उस रात ठीक से सो नहीं पाए मोहनलाल जी। क्या करें? क्यों क्यों उनसे हरिजन बस्ती या मुसलमानों के मोहल्ले में ही जाकर रहने को कहा जाता है? दफ्तर के दूसरे अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों ने शहर से जरा दूर एक बड़ी इमारत पर कब्जा कर रखा है। 2-2 जने एक एक कमरा शेयर करते हैं, साथ खाना पकता है, दारू और ताश चलती है देर रात तक, फ्री कॉल की धंधेबाजी और गंदी किताबें। कितनी बार कह चुके हैं वे, मोहनलाल जी ने हर बार मना कर दिया। और सिर्फ इसलिए नहीं कर दिया कि वह जगह फैमिली के रहने लायक नहीं,
यूनियन वाले भटनागर जी से एक दिन कह रहे थे, मोहनलाल जी, मैं कौन से ताजमहल मांग रहा हूँ बॉस। जैसे मैंने SC ST का कोई फ़ायदा नहीं लिया, वैसे ही मेरे बच्चों को भी नहीं लेना है। तो शुरू से वे उन्हीं बच्चों के बीच क्यों नहीं रहे जिनसे उन्हें कंपटीशन करना है। बताइए इसमें मैं कहाँ गलत हूँ। भट्टा तपने लगा, नींद में मुट्ठियाँ भींचने लगी। हकालो हकालो, इन हरामजादों को इंसान की बस्ती से दूर हकालो। सिर पर चढ़ा रहे हैं, जाओ अपनी इंदिरा गांधी से मांगो मकान। मोहनलाल जी को लगा ये यकायक इंसान से एक कुतिया में तब्दील हो गए हैं। एक मरियल, बीमार और रियाती कुतिया जिसकी दुम टांगों के बीच घुसी हुई है और जिसे चारों तरफ से दूसरे मोहल्ले के खूंखार और जब्बर कुत्तों ने घेर रखा है। और कुतिया गिर पड़ी है, चिचिया रही है और दया दया चिल्ला रही है। उन्हें लगा एक पत्थर उठाकर उन्होंने सीधे मास्टर के कपाल पर निशाना साध कर मारा है और मास्टर खूना खून हो गया है और वे हवा हो गए हैं। फिर उन्हें पिटते हुए थाने ले जाया जा रहा है। यह भी मोहन्या था और उसका अपराध सिर्फ यह था कि उसे एक सवर्ण लड़की ने प्रेम पत्र लिखा था और उसने थानेदार के सामने कसम खाई थी कि अब तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन अब तो उस लड़की को नहीं छेड़ेगा, और उसने नहीं छोड़ा था। नींद टूट गई, गर्मी लगी। मोहनलाल जी बालकनी में आ खड़े हुए। वहां अंधेरी रात थी और ठंडी हवा और दिन भर की थकान और पत्नी की चिट्ठी, नौकरी की व्यवस्था। क्या मिला? सभ्य होकर भी क्या मिला? धोती छोड़कर पतलून पहन ली और अपनी जड़ों से कट गए। जब इस मुल्क को बहुसंख्यकों की मूर्खता और जातीय दंभ के सहारे ही चलना है, तो उनके बच्चे अपनी नैसर्गिक प्रतिरोध शक्ति और जिजीविषा भी क्यों छोड़ें? क्या गलत है छोटा नागपुर और संथाल परगना के माझी और ओराम और दलित और देश के तमाम वंचित, चिर वंचित गिरिजन, हरिजन और मोहन्या जैसे लोग? उन्हें लगा चारों दिशाओं से मोहन्या की घुटी घुटी चीखें उन्हें सुनाई दे रही है और उनका सारा वजूद एक भयानक विकृति में अटता जा रहा है। लेकिन एक दिन मोहनलाल जी को मकान मिल गया। साफ, खुला और हवादार कमरा, लैट्रीन, बाथरूम, नल और पानी भी। दफ्तर से 5 किलोमीटर दूर शिवगंज में मिला। लेकिन कोई बात नहीं, साइकिल से आएंगे जाएंगे। बच्चों को भी साइकिल पर स्कूल छोड़ देंगे। सुबह 7 से 2:30 की ड्यूटी हुई तो सर्दियों में भी सुबह 6 बजे निकलेंगे। रोटी साथ लाएंगे या 3 बजे घर जाकर खा लेंगे। और किराया सिर्फ 150 रुपया। एडवांस का कोई चक्कर भी नहीं। मकान मालिक की कोई झिक नहीं। एक विधवा ब्राह्मणी का मकान है, अकेली रहती है। बेटा एक ही है जो मुंबई में सेठों की नौकरी में है। मकान की संभाल अवेल नहीं हुई है। दीवारों से चूने और प्लास्टर के चिप्पड़ पर उतर रहे हैं। अहाते की भीत पर घास उग आई है। लिपाई पुताई भी नहीं हुई है। मर्द मिनख रहे, यानी जिस घर में मर्द रहे तो वहाँ ताक दीवार भी हंस बोले वे मेंटेन करते, लिपाई पुताई करवाते। खाली घर तो भूतों का डेरा होता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ अकेली वह विधवा ब्राह्मणी रहती है। बात सिर्फ एक है, छोटी सी। मोहनलाल जी अब यहाँ आर्य नहीं शर्मा है, इसीलिए उन्हें यह मकान आसानी से मिल गया। मोहनलाल शर्मा जैतारण के। अब उन्होंने अपना यह परिचय दिया, पुष्करणी ब्राह्मण। परिवार वही है, जजमानी का धंधा है। पुश्तैनी घर में एक छोटा सा मंदिर भी है। माता जी को भी कभी साथ लाएंगे। ससुर ज्योतिषी थे, गुजर गए। मोहनलाल जी ने मकान की सफाई करवाई। घी से चारों तरफ सतिये मांडकर कोरा मटका रखा। कुरैसी जी के घर से सामान लाकर जमाया कि CL लेकर बच्चों को ले आए। बच्चे अपनी नई दादी से काफी हिल मिल गए और मोहनलाल जी का परिवार करीब करीब सुख से रहने लगा। लेकिन यहाँ पर स्वयं प्रकाश जी कहते हैं, प्रिय पाठक, जैसा कि आपने अनुमान लगा ही लिया होगा कि देखना एक दिन इस मोहनलाल की पोल जरूर खुल जाएगी। और वह खुल गई। हुआ यह कि दिवाली के कुछ दिन पहले बुढ़िया ने कहा कि वह घर की पुताई करवाना चाहती है, लेकिन क्या करें, मजदूर ही नहीं मिलते। उसने फलाना जी की बहू से भी कहा और ढिकाना जी की बिंदनी से भी कई बार कहा, पर एक तो मजदूरों के दिमाग 7वें आसमान पर, दूसरे छोरे की चिट्ठी आ गई कि सेठ इस पर भी छुट्टी नहीं देगा, और तीसरे कुची, नील रंग, नसेनी, मचान सब सामान उनको लाकर दो लाट साहबों को, तब वे रंगाई पुताई करेंगे। अब बूढ़ी काया कैसे क्या करे, इस पर श्रीमती मोहनलाल शर्मा, जिन्हें दिन रात उनके पति ने
यह हिदायत दे रखी थी कि बुढ़िया को हर तरह से खुश रखना है। वह खुश करने के लिए बुढ़िया को बोल पड़ी कि माँ साहब, आप चिंता क्यों करती हो? चिंता चिता से भी खराब चीज है। चिता तो मरे मेंढक को जलाती है, लेकिन चिंता तो जिंदा आदमी को जला डालती है। हम है ना, मैं अपने पति से कह दूंगी 4 रोज की छुट्टी ले लें। हम धनी लोग आए मिलकर आपका पूरा घर चमका देंगे। हमारा तो काम ही है यह। और इस अंतिम वाक्य पर बुढ़िया के कान खड़े हो गए। उसने मन ही मन पिछले 2.5 महीने की परिवार की सियार निकाली, बाँची, मोहल्ले के सयानों से खुशफुसाहट की, और जब पक्का पुख्ता यह पता चला कि एक ढेड़ यानी नीची जाति का हरिजन न सिर्फ धोखा देकर उनके घर में घुस आया है, बल्कि उसकी औलादे लाड़ में लट्टू उसकी गोदी पीठ पर लट्टूमती भी रही हैं, और उसने बुक्का फाड़कर मोहल्ला इकट्ठा कर लिया और अपने कोसनों से आसमान सिर पर उस बुढ़िया ने उठा लिया। मोहनलाल जी उस समय ड्यूटी पर गए हुए थे। मोहल्ले से किसी का टेलीफोन आया तो घर भागे। भीड़ देखकर ठिठके और गालियां खाई तो खाई, 2-4 हाथ भी पड़ गए। घर का सामान उसी बेला बाहर गली में फेंक गया। यहाँ लेखक फिर कहते हैं, प्रिय पाठक, मैं आपको ही संबोधित कर रहा हूँ। आप देश में बढ़ती सांप्रदायिकता से चिंतित होते हैं, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद की बातें करते हैं, हिंदू शक्ति और मुस्लिम जमात और सिख उग्रवाद की बातें खुली आंखों देखते सुनते हैं। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, मोहनलाल जी का सामान गली में बिखरा पड़ा है। उनके बच्चे रोती हुई माँ से चिपटे अपने पिटते हुए बाप को देख भय से थरथरा रहे हैं। उनके पास रहने का कोई मकान नहीं है। क्या आप मोहनलाल जी को अपने मोहल्ले में कोई मकान दिलवा देंगे, या जब तक मकान ना मिले उन्हें अपने साथ बतौर पेइंग गेस्ट रख सकेंगे या रख लेंगे? यह है लेखक का सवाल, और यह सवाल हमें अपने आप को टटोलने का एक मौका देती है। हमें सोचने को मजबूर करती है कि कहानियाँ पढ़कर हम भाव विभोर तो हो जाते हैं, लेकिन हम अपने आप को टटोलने की हम अंदर से क्या हैं? क्या उसी दकियानूसी विचार को लेकर हम ढो रहे हैं, या बड़ी बड़ी बातें बहस करने वाले हम ऐसे लोगों को सहारा दे सकते हैं, हाथ बढ़ा सकते हैं उनके लिए? और नहीं बढ़ा सकते हैं तो अपनी सोच को और साफ करने की ज़रूरत है। अभी भी आप पिछड़े हुए हैं अपनी मानसिकता से, अपनी छोटी सोच से, और आप अपने आप को फॉरवर्ड होने का या बहुत आधुनिक होने का ढोंग ना करें और किसी धोखे में भी ना रहें। यह था मैसेज इस कहानी का, और इस अच्छे से मैसेज के साथ अब यह कहानी ख़त्म होती है। मैं आपसे मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में कुछ और कहानियों के साथ। अगर आपने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।